हेलो बेटा, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो बेटा आज हम लोग बात करेंगे क्लास 11th के मैथमेटिक्स में। बेटा एक चैप्टर है जिसका नाम है आपका सीक्वेंस एंड सीरीज। बेटा एकदम सेम है बिल्कुल। हम लोगों ने कल के एपिसोड में हमने चर्चा करी थी कि सीक्वेंस एंड सीरीज के कितने सारे पार्ट्स होते हैं। तो उसी तरीके से बेटा क्लास 11th में आपको सीक्वेंस एंड सीरीज में एपी और जीपी को ही बस पढ़ना है, ठीक है। और कुछ मिसलेनियस के कुछ पॉइंट्स होंगे, बाकी एचपी आपके क्लास 11th में कवर नहीं होगा, ठीक है बेटा। अब एपी जो है वो बेसिक है क्लास 10th वाली, तो आप क्लास 10th का वो वीडियो देख सकते हैं। अगर आप 11th में हैं तो क्लास 10th की एपी देख लीजिए, उसके बाद ये वाला वीडियो देख लेंगे तो बेटा एकदम आपका क्लास 11th का जो सीक्वेंस एंड सीरीज का टॉपिक है वो बिल्कुल कवर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग बात करें सीक्वेंस एंड सीरीज में एपी के जीपी। एपी वाला हो गया बेटा, क्लास 10th में था वो। आज हम लोग जीपी की बात करेंगे। तो जीपी है क्या? तो जीपी है बेटा, जीपी का मतलब होता है ना कि कांस्टेंट रेशियो। जीपी का मतलब क्या होता है बेटा? कांस्टेंट रेशियो। जैसा कि एपी में होता था ना कॉमन डिफरेंस, वैसे ही जीपी में होता है कांस्टेंट रेशियो। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सब में एक स्पेसिफिक है, जो हमें बताती है कि हाँ ये एपी है, ये जीपी है, ये एचपी है, ये सब बातें। अब एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी का मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और एचपी का मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन, इन सब बारे में बताते हैं बेटा। तो हमारा जो नेक्स्ट एपिसोड होगा बेटा वो एचपी पे ही होगा, और उसके बाद हम लोग मिसलेनियस पे भी चर्चाएं करेंगे एचपी के साथ ही। तो बेटा सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं हम लोग जीपी में। तो कांस्टेंट रेशियो, तो जब भी हम किसी भी टर्म को जब हमको लिखना होता है, एक रेगुलर अरेंजमेंट करना होता है, तो हमने लिख किया A1 A2 A3 डॉट 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 AN, हमने एक लेट कर लिया, ये एक जीपी में है, ऐसा जीपी में लेट कर लेते हैं, ठीक है। अब जीपी में जैसे होता है ना बेटा, एपी में कॉमन डिफरेंस, यानी सब में जो चीज़ कॉमन होती है उसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। वैसे जीपी के अंदर कुछ कॉमन डिफरेंस नहीं होता बेटा, इसमें होता है कॉमन रेशियो। क्या बोलते हैं बेटा इसको? कॉमन रेशियो या फिर कांस्टेंट रेशियो। तो एपी वाले केस में था कॉमन डिफरेंस या कांस्टेंट डिफरेंस, और जीपी वाले में है कॉमन रेशियो या फिर कांस्टेंट रेशियो, दोनों बात सेम ही है, ठीक है। तो यहाँ पे A1 A2 A3 डॉट डॉट AN है। जब हम A2 अपॉन A1 करेंगे, यानी कि जब सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से क्या करेंगे बेटा, डिवाइड कर देंगे, तो उसकी जो वैल्यू आएगी वही हमारा R होगा, वही हमारा कॉमन रेशियो होगा या कांस्टेंट रेशियो होगा, ओके। अब बेटा आप किन्हीं भी उस सीरीज के अंदर किन्हीं भी दो नंबर को, यानी कि बाद वाले नंबर को पहले और पहले वाले नंबर को नीचे करके, मतलब डिवाइड के फॉर्म में आपको रेशियो निकालना है, और वो रेशियो हमेशा क्या आएगा बेटा? कांस्टेंट ही आएगा, जिसके ऊपर अभी हम लोग न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो न्यूमेरिकल हम लोग करते चलते हैं बेटा, ताकि एक एक पॉइंट क्या होता है, कवर चलता है। तो ये जो पॉइंट है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे बेटा एक एग्जाम्पल ले रखा है, 4 -2 1 -1/2, और ये ऐसे करके। और सबसे पहले यहाँ पे दो बातें हैं कि हम कैसे इसको चेक करेंगे कि ये जीपी में है कि नहीं है। तो यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 यहाँ पे नंबर्स हैं, तो हम इनमें से किसी भी 3 नंबर को ले सकते हैं और लेके ये चेक कर सकते हैं कि ये जीपी में है कि नहीं है। तो जीपी में होने के लिए बेटा, इसके लिए एक फॉर्मूला हमने यहाँ पे मेंशन करा है, ये वाला फॉर्मूला, कि अगर कोई भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, अगर आपको चेक करना है कि वो जीपी में है कि नहीं है, तो आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, और अगर ये फॉर्मूला वेरीफाई कर जाता है, इसका मतलब वो जीपी में है, और नहीं करता है तो वो जीपी में नहीं है। तो आइए देख लेते हैं बेटा इसको। तो सबसे पहले इसको पहले चेक कर लेते हैं ये जीपी है कि नहीं है। तो अभी यहाँ पे टोटल हमने ये शुरू के 3 टर्म ले लिए, 4 -2 और 1, और बोलता है ये कि बी का स्क्वायर, यानी ये ए है बेटा, ये बी है और ये सी है, यानी बीच वाले का स्क्वायर, यानी -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू AC, 4 × 1, -2 का स्क्वायर 4 और 4 इज इक्वल टू 4। इसका मतलब बेटा LHS इक्वल टू RHS हो गया, इसका मतलब ये हमारा टर्म बराबर आ गया। तो ये क्लियरिटी होती है कि ये जो आपकी सीरीज दिख रही है, ये सीरीज जीपी को फॉलो करती है, यानी कि इसको हम कह सकते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्लियरिटी, नो कोई इशू के साथ, ठीक है बेटा। तो ये था हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, कैसे हम लोग वेरीफाई करेंगे कि कोई प्रोग्रेशन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है, ओके। चलिए, तो अब हमने क्लियर हो गया कि भाई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, पता चल गया, और ये है उसका तरीका पता करने का ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को। और उसके बाद बात करेंगे बेटा, तो इसका कॉमन रेशियो, अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो कॉमन रेशियो निकालते हैं। तो कॉमन रेशियो कैसे निकालेंगे? कॉमन रेशियो होगा बेटा, ये है A1, ये है A2, ये है A3, ये है A4, और हमने क्या बोला था
A2/A1 और कितना हो जाएगा -2/4, जिसकी वैल्यू हो जाएगी बेटा -1/2। क्लियर। अब ऐसे ही हम चाहें तो इसको भी चेक कर सकते हैं, सेकेंड वाले को और नेक्स्ट वाले को। तो ये हो जाएगा A3/A2, A3 कितना है 1 और A2 कितना है -2, तो -1/2। उसी तरह A4/A3 कर सकते हैं हम लोग, A4/A3 कर देंगे तो ये हो जाएगा -1/2/1, जिसको ले सकते हैं -1/2। तो एक चीज़ गौर करो बेटा, तीनों केसेस में जो हमारी आर की वैल्यू आ रही है वो बिल्कुल कांस्टेंट आ रही है, सेम आ रही है। इसलिए ये तरीका है बेटा आर निकालने का, और ये था तरीका हमारा पता करने का कि कोई प्रोग्रेशन ज्योमेट्रिक है कि नहीं है। तो ये चीज़ क्लियर हुआ बेटा, यहाँ से ये वाला पार्ट क्लियर हुआ। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले ये चर्चा की कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कैसे होते हैं, उसके बाद हमने जाना कि उसके अंदर क्या कांस्टेंट होता है, तो रेशियो कांस्टेंट होता है। अब उसके बाद बेटा जानेंगे हम लोग कि हाँ उसमें और चीज़ ज़्यादा बेटा कि कैसे हम वेरीफाई करेंगे कि कोई प्रोग्रेशन जीपी है कि नहीं है। तो ये 3 बातें हम लोगों ने अभी जानी। अब उसके बाद हम पता करेंगे कि अगर हमें टर्म पता करना हो, कि जैसे हम एपी में करते थे कि 9वां टर्म क्या होगा, चाहे कोई भी एक एपी का प्रोग्रेशन है, हम बोलते थे उसमें 11वां टर्म क्या होगा, 25वां टर्म क्या होगा, निकालने की फॉर्मूला कोशिश करते थे जो था Tn = a + n - 1 × d। उसी तरीके से बेटा बिल्कुल सेम हमको जीपी में भी वही 9वां टर्म, 10वां टर्म, 50वां टर्म और पीछे से एक दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सब निकालने को आएगा। तो जैसे वहाँ पे एक सेपरेट फॉर्मूला था एपी में, वैसे ही जीपी में भी हमको एक सेपरेटेबल फॉर्मूला यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बेटा कि Tn = ARn-1 होता है। अब इसी को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि ये फॉर्मूले से कैसे हम लोग वैल्यू निकालेंगे। तो जैसे एपी में Tn टर्म का होता है बेटा a + n - 1 × d, वैसे ही हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में Tn = होता है AR⁻n-1। अब इसकी वैल्यू निकालने सीखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले बेटा हम लोगों ने यहाँ पे आर की वैल्यू क्या कर ली, निकाल ली। तो इसे हटा देते हैं हम लोग, आर की वैल्यू जो निकालने वाले थे। ठीक है, आप ट्राई कर सकते हैं, आर हमेशा कांस्टेंट ही आएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग फॉर्मूला लगाने की। तो फॉर्मूला लगाओ बेटा, Tn = ARn-1। तो इसके सबसे पहले हमको ए पता होना चाहिए। ए मतलब होता है बेटा फर्स्ट टर्म, हमेशा दिमाग में रखेंगे। ए मतलब होता है फर्स्ट टर्म, तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या है 1 है हमारा ए की वैल्यू। ठीक है, और आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो हमने भाई बोला था बेटा सेकेंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म क्या है 4, फर्स्ट टर्म क्या है 1, तो कितना हो जाएगा 4। चलो अगर अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है बेटा, तो क्या करेंगे हम अभी T3/T2 कर लेंगे, यानी कि A3/A2। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका 16/4। कितना हो जाएगा 4। यानी एक चीज़ क्लियर हुई कि जो कॉमन डिफरेंस सही है, इसका मतलब ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, ये भी कह सकते हैं या नहीं भी कह सकते हैं। लेकिन अगर ये फॉर्मूला आप लगा दिए बेटा, ये फॉर्मूला अगर लगा दिए तो एकदम क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये सही में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में फॉलो करता है कि नहीं करता। तो लगा लो, पहले दूसरा तीसरा ले लेते हैं हम ये 3 ठो। तो बीच का स्क्वायर कर दो बेटा, कितना हो जाएगा 16, और इन दोनों को अप्लाई कर दो, आ जाएगा 16। इसका मतलब HH तो एकदम पूरी तरह बिल्कुल क्लियर है कि ये हमारा अर्थ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बेटा एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब हमको ये फॉर्मूला लगाना है Tn = ARn-1। तो हम लगाएंगे ए की वैल्यू कितनी है 1 इंटू आर की वैल्यू कितनी है बेटा 4। ठीक है, और हमको कौन से टर्म पे निकालना है, हमको निकालना है बेटा T9 निकालना है, यानी n = कितना होगा, n = 9 होगा। तो ये हो जाएगा बेटा 9 - 1, ये जाएगा 8। तो फिर मतलब होगा 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4, 4 2 6 × 4 × 4। तो ये सब कुछ जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ही हमारा बेटा आंसर हो जाएगा। तो ये है हमारा T9 की वैल्यू, यानी कि 9वें नंबर पे बेटा ये 4 दिए ना, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां नंबर पे हमको ये वैल्यू हमें प्राप्त वहाँ पे होगी, एकदम क्लियर बिना कोई इशू के। तो ये था फॉर्मूला बेटा हमारा Tn टर्म के वैल्यू को निकालने का, कि n टर्म पे वैल्यू कितनी होगी किसी भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर। ठीक है, अभी ये तो था बेटा जब हम फ्रंट से जाते हैं, जैसे किसी भी सीरीज में जब हम फ्रंट से जाते हैं ना गिनते हुए, तो हम ये फॉर्म लगाते हैं। उसी तरह जैसे एपी में होता था, अब एपी में भी पीछे से आते थे हम लोग, पीछे से बोलते थे ना nth टर्म फ्रॉम द लास्ट, वैसे ही इसमें भी होता है nth टर्म फ्रॉम द लास्ट। तो उसके लिए फॉर्मूला है L = ARn-1। ये फॉर्मूला बेटा सिंपल, L = ARn-1। अब उसको देख लेते हैं हम लोग, L = ARn-1 क्या है, फॉर्मूला लगा के चेक कर लेते हैं। तो उसके लिए बेटा हमने यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला ले रखा है, ये वाला क्वेश्चन ले रखा है आपको जो कुछ वेरीफाई करने के लिए कि क्या वो फॉर्मूला बिल्कुल वेरीफाइड करता है कि नहीं करता है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं बेटा उसको भी। तो इसे हम जब हटाएंगे और हटाने के बाद जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग,
तो सबसे पहले हमको चाहिए ए की वैल्यू बेटा, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या है हमारी, पहले दी हुई है। उसके बाद हमको चाहिए आर की वैल्यू। दो चीज़ तो भाई चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हो एल इज इक्वल टू ए आर एन माइनस वन में एल भी है, ए भी है, आर भी है, एन माइनस वन भी है। लेकिन हमें पता क्या करना है, हमें पता करना है T4, यानी कि हमें ए की वैल्यू पता करना है बेटा, ए की वैल्यू, ठीक है। क्योंकि लास्ट टर्म हमको दिया हुआ है, तो हमारे पास फॉर्मूला होगा, ये जो फॉर्मूला देख रहे हो बेटा, ये वाला जो फॉर्मूला देख रहे हो, इसी को जब इधर उधर करेंगे तो हमको ये वाला फॉर्मूला मिलता है, जिसमें हमको ये पता करना होता है, एन पता करना होता है, nth टर्म फ्रॉम द लास्ट पता करना होता है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होगा वो होगा बेटा ए एन इज इक्वल टू एल इंटू 1 आर का पावर n माइनस वन। अब l कितना है बेटा, l है 162 और 1/r कितना होगा बेटा, गौर करो। तो r होगा बेटा A2/A1 यानी 2/9 इंटू 27/2। तो 2 से 2 बेटा 9 3 27 हो गया बेटा। r इज इक्वल टू 3, यानी कि ये हो जाएगा 3 का पावर, और n कितना है 4, 4 में से बन गया 3, तो ये हो जाएगा बेटा 162 इंटू 3 3 9 3 जा 27। कितने बार में जाएगा बेटा, देख लो। ये हो जाएगा 7 दूना 14, 7 9 63, 7 बटा 56 बनेगा, ये डिवाइड होगा 3 3 9 3 27। देख लेते हैं, 4 माइनस बन गया 3, इसी क्लियर है। तो ये हो गया बेटा हमारे सामने, ये यही हमारा आंसर हो जाएगा बेटा 162/27। अब इसको डिवाइड कर लीजिए बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 27 5 100 7 5 135, ठीक है बेटा। 27 5 135 और 135, हाँ 27 छक जाएगा बेटा ये, ठीक है। 27 6 बार में जाएगा, ये 6 बार में ये कट जाएगा, 7 6 42, हाँ कट जाएगा बेटा 6 बार में, ठीक है। तो ये हमारा आएगा 6 टर्म, यानी कि छठवा टर्म, यानी पीछे से जो छठवा टर्म होगा बेटा ना, पीछे से छठवा टर्म हमने निकाल लिया, कितना होगा वो होगा हमारा 6। क्लियर हुआ। तो पीछे से छठवा टर्म हमको क्या मिलेगा बेटा, वो मिलेगा हमको 6। क्लियर। तो ये फॉर्मूला हमको बताता है कि T4 फ्रॉम द एंड, यानी पीछे, सॉरी छठवा नहीं है, चौथा है बेटा, ठीक है। पीछे से चौथा टर्म कितना है, 6 है। तो ये हमें क्लियरिटी हुई कि कैसे हम पता करेंगे कि पीछे से टर्म कैसे निकालेंगे, उसके लिए ये फॉर्मूला है। आगे से कैसे पता करेंगे टर्म को, उसके लिए हमारे सामने ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये सारे टर्म्स को पता करने के लिए फॉर्मूला 2 हैं, जैसा कि एपी में भी बिल्कुल बेटा सेम होता था, बस फॉर्मुलेशन में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। ओके, उसके बाद बात करें बेटा, तो हम लोग ज्योमेट्रिक मीन की बात करेंगे। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, तो जैसा अर्थमेटिक मीन में होता था ना बेटा, क्या होता था अर्थमेटिक मीन में, याद करो। तो अर्थमेटिक मीन में होता था ना, ये होता था कि ए, कैपिटल ए और बी, ऐसे अगर एपी में है तो ये होता था a प्लस बी बाई टू इक्वल टू ए, इस तरह का सीन होता था ना, जिसमें एडिशन एडिशन का सीन होता था और 2 से डिवाइड होता था। लेकिन जीपी में जो ज्योमेट्रिक मीन बनेगा, अर्थमेटिक नहीं ज्योमेट्रिक मीन बनेगा, उसका फॉर्मूला था जीएम इज इक्वल टू रूट ए बी, यही फॉर्मूला है बेटा, ठीक है। यानी कि अगर कोई 3 नंबर एपी में जीपी में है, मान लो यही 3 नंबर बेटा, अगर यही 3 नंबर जीपी में है, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, जी एम इज इक्वल टू रूट ए बी, यानी ए और बी दोनों का रूट होगा, वही हमारा ज्योमेट्रिक मीन होगा। तो ये ए बी है आपके सामने, तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा, 4 1 जा 4, यानी ये हो जाएगा बेटा जी एम इज इक्वल टू रूट 4 इज इक्वल टू 2। तो जो ज्योमेट्रिक मीन होगा हमारा इन टर्म्स का, वो क्या होगा, ये हो जाएगा बेटा आपका 2। ओके, क्लियर। तो ये चीज़ था बेटा ज्योमेट्रिक मीन निकालने का हमारे सामने बिल्कुल फॉर्मूला, जैसा कि एपी में हम लोग अर्थमेटिक मीन निकालते थे, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम लोग बात करते हैं बेटा इसके सम वाले पार्ट की, क्योंकि जैसा कि हम लोगों ने एपी में भी सम की बात की थी बेटा, कि सम कैसे करना है। तो जैसे वहाँ पे भी सम होता था ना, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला होता था, या एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट a प्लस एल, ये फॉर्मूला होता है बेटा सम वाले केस में, अर्थमेटिक में। लेकिन ज्योमेट्रिक में बेटा इसके अंदर परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। परिवर्तन क्या होता है, यही हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बेटा, यहाँ पे एपी के जीपी के अंदर सम के 1 2 फॉर्मूले हैं, और ये एक केस दे देता है बेटा, ठीक है। एक केस है कि जब हमें इनफाइनाइट टर्म का जीपी पूछे, जैसे मान चलो ना ये सीरीज है बेटा, इसमें 1 4 16 64, इसके बाद आगे आपके आगे 14 कौन सा बेटा, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर नहीं है, ये एक तरह का ये भी जीपी ही है, लेकिन किसी और तरह के जीपी बेटा। तो इसके आगे बढ़ते 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 अनंत तक
अगर हमको अनंत तक के नंबरों का सम करना पड़े, नहीं एस इन्फिनाइट करना पड़े, तो हमको बेटा ये फॉर्मूला को अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो ये तरीका था बेटा हमको पता करने का कि सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स क्या होंगे। ओके, अब यहाँ पे कुछ केसेस को समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमें क्वेश्चन इसी के ऊपर प्रोसीड करना है। और एक चीज़ है बेटा कैलकुलेशन जैसा कि आप मल्टीप्लाई और डिवाइड देख रहे हो ना, कैलकुलेशन बहुत गर्दा होने वाला है, एकदम इतना गर्दा कि आपको कैलकुलेशन आना बहुत आवश्यक। कैलकुलेशन का मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब आना बहुत अच्छा है बेटा। ठीक है, अगर आ रहा है तो फिर तो आप कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आ रहा तो प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मल्टीप्लाई तो बहुत लंबा चौड़ा आएगा, एकदम लंबा लंबा मल्टीप्लाई, एकदम 4-4 5-5 6-6 अंक की डिजिट का मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा। ठीक है, वो भी फास्ट, समय नहीं रहेगा, वो भी फास्ट मल्टीप्लाई करना रहेगा, इसलिए कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, चलिए, तो एस एन इज इक्वल टू ए ब्रैकेट आर के पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ये है केस नंबर 1। आपके सम में पहला केस क्या है, जब आर की वैल्यू 1 से क्या हो, ग्रेटर हो। तो मान चलो बेटा कि कोई जीपी है, जैसे मान लो ये जीपी का प्रोग्रेशन है, इसमें जो आर की वैल्यू है 4 है, वो क्या है, 1 से अधिक है। हाँ, 1 से अधिक है भाई, सही है। इसका मतलब हमारे लिए सम का फॉर्मूला ये लगेगा। ठीक है, और अगर कोई ऐसा केस आ जाता है जिसमें हम आर निकालें और आर की वैल्यू 1 से कम आ जाए, जैसे 0 पॉइंट समथिंग आ जाए, चाहे 1/3 आ जाए, चाहे 2/7 आ जाए, मैंने ऐसी वैल्यू बेटा जिसमें जिसको वैल्यू निकालने पे क्या हो, जो वैल्यू हो आर की वो 1 से लेस आए। तो जब 1 से लेस आएगा ना, तो उसके लिए ये फॉर्मूला बेटा। सिंपल चेंजिंग क्या है, गौर करो। सबसे पहले आर का पावर एन इधर था, तो अब आर का पावर एन उधर चला गया। क्यों उधर चला गया, क्योंकि आर की वैल्यू क्या होगी, अब 1 से कम हो गई, और 1 से अगर वैल्यू कम है, हम उसको 1 से घटाएंगे तो निगेटिव में आ जाएगा, जो कि पॉसिबिलिटी नहीं है सम के केस में बेटा। जब भी हम जोड़ते हैं ना नंबर, तो हमेशा बड़ा होता है नंबर, कभी छोटा नंबर होना नहीं होता है। जोड़ने का मतलब होता है कि नंबर की साइज बड़ी होने वाली है। ठीक है, और अगर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, अगर इसकी पोजीशन को शिफ्ट नहीं करेंगे, तो आंसर निगेटिव आने लगेगा, और कभी भी सम की वैल्यू निगेटिव में नहीं हो सकती, हमेशा वैल्यू क्या होती है बेटा, पढ़ती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा केस। अगर आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो ये, और आर इक्वल लेस देन 1 है तो ये। और तीसरा जो केस आता है बेटा इसमें, कि अगर हम अनंत तक की बातें करना है, यानी अनंत तक के जीपी में हमको सम करना है, तो हमारे लिए ये 1 है, ये वाला केस। अब देखो, मॉड आर की वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए, यानी अनंत तक की जब बात करेंगे ना बेटा, तो जो आर की वैल्यू होनी चाहिए वो 1 से कम होनी चाहिए। ठीक है, 1 से कम होगा तब जाके ये फॉर्मूला क्या होगा, अनंत तक के फॉर्मूले के लिए अप्लाई हो जाएगा। तो ये चीज क्लियर है बेटा। मॉड आर का मतलब क्या है कि 1 से कम होने के बेटा निगेटिव नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आर की वैल्यू निगेटिव नहीं हो, पॉजिटिव हो, पर 1 से कम हो। जैसे एग्जांपल 0.2 हो सकता है, 0.4 हो सकता है, 0.8 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है बेटा, तो लेकिन बस निगेटिव नहीं होगा, 1 से कम होगा। दो चीजें मेरा केस, पहला निगेटिव नहीं हो सकता, दूसरा 1 से कम होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया ये वाला केस। अब इन दोनों केस पे एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा, देखते हैं। तो ये वाला केस तो सिंपल है कि अगर आपको लेस देन 1 है तो बस इसको कैलकुलेट इधर उधर कर देना है। बाकी एक क्वेश्चन हम इस पे आपको करके दिखा देते हैं सम करने का, उसके बाद बाकी का बेटा आप खुद से भी एनसीईआरटी को प्रोसीड कर सकते हैं। और अगर आप प्रिपरेशन वाले हैं, एनडीए वाले हैं, सीडीएस वाले हैं, तो वहाँ पे भी बेटा कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। ठीक है, एनडीए और सीडीएस में भी इसी बेसिस पे आपको क्वेश्चन इर्द गिर्द घूमने वाले हैं। थोड़ा सा लैंग्वेज को कॉम्प्लिकेटेड कर देता है बस ऊपर वाले लेवल के क्लासेस में, एनडीए और सीडीएस के क्लासेस में बस कर देता है, नहीं तो बाकी सब तो बिल्कुल नॉर्मलाइज है। ठीक है बेटा, नॉर्मलाइज बात है। तो हम लोग इसके ऊपर प्रिपेयर करेंगे, एक क्वेश्चन इसको प्रोसीड करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले मैं इसे हटा दूं, और ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन है बेटा, इसी के ऊपर हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो गौर करो, गौर करो बेटा। तो यहाँ पे हमारे सामने है 1 4 16 64, और हमको एस एन निकालना है। एस कितना निकालना है बेटा, एस 9 का निकालना है। ठीक है, यानी T9 है ना यहाँ पे, तो हमको 9 टर्म का एस एन निकालना है। एस एन का मतलब कि सम निकालना है 9 टर्म का। कितना हो जाएगा बेटा, तो फॉर्मूला है हमारा ए ब्रैकेट आर का पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। अब गौर करो, ए की वैल्यू कितनी बेटा 1, और आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू बेटा 4, और n कितना है, n है 9 माइनस 1 अपॉन आर कितना है बेटा, आर है आपका 4 माइनस 1। अब हमने इसको सॉल्व करा तो क्या हो गया बेटा, गौर करो, तो यहाँ पे हो गया आपका 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3, और 4 का पावर 9 माइनस 1 अपॉन बेटा 3 हो जाएगा। अब 4 का पावर 9 करो तो 4 4 जा 16 4 जा 64, और 4 4 जा 16 4 जा 64, और 4 4 जा 16 4 जा 64, यानी 64 इंटू 64, तो 4 4 जा 16 का 6 कैरी 1, छच्चों को 24 1 25, 24 4 कैरी
छः 24 छः कई दो और छः 36 और 36 और 2 कितना है बेटा 36 और 2 38 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है 6 5 9 8 2 10 3 1 4 और फिर इसमें हम 64 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो जगह 6 चौका 24 4 9 चौका 36 2 38 और 6 चौका 16 फिर 6 छड़ा का 36 और 3 और 9 छक्का 54 और 3 57 हो जाएगा बेटा और ये जो 6 चौका 24 इस जगह 4 8 6 14 7 3 10 1 11 6 5 11 1 12 और 4 1 5 1 6 और ये हो जाएगा बेटा 2। तो हमारे सामने वैल्यू कितनी आई 26 21 44। ठीक है बेटा 2,62,144 आ गया। अब इसमें से एक घटा दो तो कितना हो जाएगा बेटा 2,62,143 अपॉन 3। अब इसको सॉल्व कर दो कटा दो लॉन्ग टर्म डिवीजन से और आपको मिल जाएगा बेटा कि 9वें टर्म का सम यानी कि टोटल S9 नहीं ये ऐसे करके 9 टर्म्स का जो सम होगा वो बिल्कुल इसके क्या होगा बराबर होगा। तो ये तो बेटा फॉर्मूला कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे। मैंने कहा ना कि इसमें कैलकुलेशन बहुत अच्छे खासे हैं बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशन आपके सामने आ भी सकते हैं। नंबर छोटे होंगे पर कैलकुलेशन बड़े होंगे क्योंकि इसके ऊपर पावर हो रहा है एक्सपोनेंट का कॉन्सेप्ट आ जा रहा है और जब भी एक्सपोनेंट होते हैं तो नंबर्स को जब हम ओपन करते हैं एक्सप्रेशन में फॉर्म में एक्सपेंड करते हैं तो उसकी वैल्यू काफ़ी ऊपर जाती है इसीलिए तो एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखते हैं बेटा। ठीक है तो ये था बेटा हमारा फॉर्मूला के ऊपर जो क्वेश्चन हमने सॉल्व करा। बाकी इसको सॉल्व करके आप आंसर ला सकते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा हम लोग उसको देख के आपको बता देंगे कि हाँ आंसर बिल्कुल सही है कि नहीं है। और अगर बेटा कोई भी क्वेश्चन आपको फंसता हो जीपी से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप चैट में कहीं पर भी मेंशन कर सकते हैं हम आपके लिए हमेशा रेडी रहेंगे बेटा। ठीक है चलते हैं हम लोग मिलेंगे बेटा अगले एपिसोड में। जय हिंद।